देखो मार्केट में 2 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। पहला स्कैल्पिंग करके, दूसरा बिग मूव मतलब पकड़ के, ठीक है। एक प्लेयर ऐसा है जो रोज़ थोड़ा-थोड़ा निकाल रहा है और मल्टीपल ट्रेड ले रहा है और एक प्लेयर ऐसा है जो एक सिंगल ट्रेड पकड़ता है और उसी ट्रेड में पूरे हफ्ते का, पूरे महीने का प्रॉफ़िट निकाल लेता है और फिर आराम से बैठ जाता है। कई बार वो हफ्ते भर फिर ट्रेड करना ज़रूरी नहीं समझता और कई बार ऐसा होता है कि 1 से 2 हफ्ता भी वो ट्रेड नहीं करता। मतलब यूँ समझो कि कई बार हफ्ते में 1-1 ट्रेड यानी महीने में 4 ट्रेड करके वो काफ़ी बढ़िया कमा लेता है या फिर कई बार महीने में 1 से 2 ट्रेड करके सिर्फ़ वो बिग मूव के पीछे भागता है और मार्केट से पैसा निकाल के बैठ जाता है। वहीं दूसरा प्लेयर जो स्कैल्पिंग कर रहा है, वो रोज़ का एक टारगेट फ़िक्स करता है कि मुझे रोज़ का इतना निकालना चाहिए और उस चक्कर में रोज़ एनालाइज़ करेगा, रोज़ मार्केट देखेगा, रोज़ मार्केट में एक ज़ोन ढूँढेगा और रोज़ मार्केट में एंट्री प्लान करने की कोशिश करेगा। अब आप खुद ही बताओ, अगर स्कैल्पर 10 ट्रेड कर रहा है, तो क्या दसों में दसों उसका प्रॉफ़िटेबल होगा? और बिग मूव वाला अगर बिग मूव के पीछे भाग रहा है और उसका एक मूव भी उसको महीने भर का प्रॉफ़िट दे जाता है, तो एक तो ये है कि उसको सिंगल एंट्री हुई, ज़्यादा एंट्रीज़ नहीं है तो उसका ब्रोकरेज कम होगा। स्कैल्पिंग वाला 10 एंट्री करेगा तो उसका ब्रोकरेज भी 10 के बराबर होगा। दूसरा 10 डिसीज़न 10 के 10 मार्केट में कभी भी सही नहीं हो सकते। तो वो कुछ एसएल भी देगा और वहाँ अगर उसने गड़बड़ की तो हो सकता है वो लेन-देन बराबर कर दे। वहीं बिग मूव वाला आराम से मार्केट को देखेगा, वेट करेगा, वॉलेटाइल मार्केट से बचेगा, उसको वॉलेटिलिटी से ज़्यादा लेना-देना नहीं है। उसका मेन टारगेट है कि वो बिग मूव कैसे पकड़ सकता है, उसके लिए वो पूरी कोशिश करेगा, पूरा एनालाइज़ करेगा। एक सवाल का जवाब देना, मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है? बायर के पास या सेलर के पास? देखो बाइंग का एक लॉट लेने में कुछ हज़ार लगते हैं, 10 से 20 हज़ार हार्डली। सेलिंग का एक लॉट लेने में 1 से 2 लाख के बीच में अमाउंट आ जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक सेलर जो है बायर से 10 गुना कम से कम 10 गुना या उससे ऊपर पैसा लगाता है, एक लॉट बाय करने के लिए। यानी सेलर के पास ज़्यादा पैसा है। तो जब सेलर मार्केट में उतरता है ना, तो जो मार्केट मूव करती है ना, यानी जो सेलिंग होती है मार्केट में, वहाँ जो पैसा बनता है, वैसा पैसा किसी और ज़ोन में नहीं बनता है। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मार्केट में पैसा रख रहा है, वो जब मार्केट में उतरता है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है मार्केट को अच्छा मूव करवाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मार्केट में एक और कहावत है कि मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो बाइंग की तरफ भागिए। अगर आपको वेल्थ बनाना है तो आप सेलिंग की तरफ भागिए। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी आपसे डिस्कस करूँगी जो आपको बेस्ट सेलिंग ज़ोन बताएगा और ऐसे ज़ोन बताएगा जिसमें बिग मूव आपको पकड़ में आएँगे। क्योंकि देखो ट्रेडिंग में 8 साल गुज़ारने के बाद, इन 8 सालों में मैंने एक चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत की है, वो है बिग मूव। अलग-अलग स्ट्रैटेजी, मल्टीपल चार्ट ट्रेडिंग करके ये समझने की कोशिश की है कि कहाँ से बिग मूव आता है। और देखो जब बिग मूव आ जाता है ना, सब सोचते हैं यार इतना अच्छा मूव हुआ, आज 4x 5x अमाउंट गया, ये काश मुझे मिल जाता। उस काश के पीछे मत भागो, ये सोचो कि ये कैसे मिल सकता था, क्योंकि मार्केट में हर चीज़ रिपीट होती रहती है। आप याद रखोगे तो हो सकता है इस बार मिस कर दो और अगर उस वाई को समझ गए कि यहाँ से मूव क्यों आता है, यहाँ से सेलिंग क्यों आती है, यहाँ से सेलर एक्टिव क्यों होते हैं, यहाँ से देखा जाए तो मार्केट 400, 500, 600, 700 का मूव क्यों की, इतना बड़ा मूव। और इस मूव में अगर आप मतलब मान लिया निफ्टी 700 का मूव किए, आप 300, 400, 500 भी मूव एक बार में अगर पकड़ते हो ना, तो आप सिंगल एंट्री में मतलब इतना अच्छा ट्रेड बन जाता है कि फिर आपको इतनी एंट्रीज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ट्रेडिंग में देखा जाए तो जितना कम कोई एंट्री लेता है उतना ही ज़्यादा सही है। सो बिग मूव के बहुत सारे लॉजिक होते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं, उन्हीं में से एक रीज़न की हम बात यहाँ पे करेंगे, जिसमें मैंने ये आइडेंटिफाई किया था कि सेलर कैसे एक्टिव होते हैं, कैसे हम उस आगे वाले टारगेट को रन कर सकते हैं और कैसे टारगेट इसमें डिसाइड करते हैं। जैसे जब हम ट्रेड लेते हैं तो उसमें एक एंट्री पॉइंट ढूंढते हैं, तो एंट्री कैसे लेंगे, हम आगे के टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे कि इस जोन तक हमें जाना है, क्योंकि ट्रेड में प्रॉफिट तभी बनता है जब आप परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट टारगेट दोनों लेके चलते हो। सो दैट्स द थिंग। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सो कुछ स्ट्रैटेजीज है मेरे पास जिससे मैं
इन बिग्स मूव को पकड़ती हूँ। उसी में से एक की बात यहाँ पे करने वाले हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं सेलर की। देखो, बायर भी मार्केट में मूव लाते हैं, ऐसा है नहीं है कि नहीं लाते हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है, दोनों मूव को मैंने रन करके देखा है, दोनों का फ़र्क बताती हूँ। लेट्स से बाइंग में कोई मोमेंटम आ रहा है, एक तो वो समटाइम्स स्पीडली होता है, लेकिन कभी-कभी देखा जाए तो बड़ा स्लो चलता है ये। तो जब ये स्लो चलता है ना, तो उसकी वजह से हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो क्या होता है? प्रीमियम डिके। प्रीमियम डिके एक बायर को ना, मतलब स्ट्रैटेजी आप सही है, लेकिन प्रीमियम डिके से आप हार जाओगे तो भी आपका प्रॉफिट नहीं बनता है। सो प्रीमियम डिके कभी-कभी इसमें देखने को मिल जाता है बाइंग में, ये चीज़ होती है। सेलिंग की बात करें तो सेलिंग ना बहुत ज़्यादा फास्ट गिरता है। सो सेम मान लिया ये 400 चढ़ा और धीरे-धीरे चढ़ा, तो ये जो प्रीमियम बढ़ेगा वो उतना नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेगा। वही अगर मान लिया 400 या 500 सेलिंग आई और बहुत ज़्यादा फास्टली बड़ी-बड़ी कैंडल बना के गई, इसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा फास्टली बढ़ेगा। मतलब मैं ऐसा एग्जांपल के लिए अगर बताने की कोशिश करूँ कि मान लिया ये 100 का 200 गया, तो ये 100 का 300 भी जा सकता है। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है, एक स्पीड की बात हो रही है कि ऐसा हो जाता है, ये हो सकता है 100 का 250 चला जाए। मतलब मार्केट किसी भी जोन में अगर बाइंग में भी फास्टली मूव करती है तो प्रीमियम फास्टली मूव करते हैं, अगर सेलिंग में भी फास्टली मूव करती है तो प्रीमियम फास्टली मूव करते हैं। ठीक है, सो इसलिए होता है क्योंकि प्रीमियम डिके वहाँ पे अवॉइड हो जाता है, और वही मार्केट जब वॉलेटाइल होगी तो प्रीमियम डिके उसके साथ अटैच हो जाएगा, जो प्रीमियम को थोड़ा स्लोली मूव करवाता है। सेलिंग की अगर बात करें, जब भी मार्केट में सेलर एक्टिव होते हैं, प्रीमियम डिके बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि ये बहुत फास्टली मार्केट को गिराते हैं, और सेलिंग हमेशा बाइंग से बहुत ज़्यादा फास्टली होता है। इसका कारण समझिए, जब बायर इस तरीके से मार्केट को उठा के ऊपर ले जाते हैं, तो होता क्या है कि अगर किसी जोन से सेलर यहाँ पे एक्टिव होते हैं, तो हर जोन पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बायर बैठा हुआ है। अब सेलर जब इस वाले का एसएल हिट करेगा तो ये वाला बायर डरेगा और सेलर फास्टली आएगा, इसका फिर एसएल लेगा, ये एग्जिट करेगा, ये एग्जिट करेगा। मतलब एक का एसएल जाता है ना तो दूसरा डरने लगता है और एग्जिट करने लगता है। फिर सेलर क्या करता है, सबके एसएल को टारगेट करके सबको मार्केट से एग्जिट करवा देता है और सबका एसएल ले लेता है। ठीक है, सो इसीलिए ज़्यादातर देखा जाए तो जितना भी मैंने देखा है, सेलिंग हमेशा फास्ट होती है और बहुत ज़्यादा फास्टली चलती है। और एज यू नो, मार्केट में अगर फास्टली पैसा बनाना है तो सेलिंग जोन तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सेलर के साथ चलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि सेलर ही मूव करवाते हैं। सो एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात यह है कि लेट्स से मार्केट जब मूव कर रही होती है तो मैं कैसे समझूं कि यही कोई सेलिंग जोन है या मार्केट और ऊपर जाएगी? जा सकती है ना, जा सकती है। इसका कंफर्मेशन कैसे लेंगे? दूसरा, अगर कोई मूव चल रहा है तो और ज़्यादा चलता जाएगा या कहीं से रुकेगा, इसको कैसे समझेंगे? ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें होती है। सेलर जोन आइडेंटिफाई करना इतना ईजी नहीं होता है, आपको मल्टीपल कंफर्मेशन इन ट्रेड्स में भी लेना पड़ता है, तभी जाके आप इसके टारगेट को अचीव कर सकते हो। बिकॉज सिंगल कंफर्मेशन, देखो चाहे स्कैल्पिंग हो चाहे बिग मूव हो, काम नहीं करती है। ठीक है, सो देखो मार्केट का सिंपल प्रोसीजर क्या है, मार्केट मूव करती है, एक रिजेक्शन लेती है, मूव करती है, एक रिजेक्शन लेती है। ठीक है, प्रॉपर रिजेक्शन लेते हुए मार्केट मूव करती है। कई बार इस रिजेक्शन को फिबोनाची से भी ड्रॉ करते हैं, और इसका मतलब ये जो करेक्शन होता है ये पूरे मूव का 50% तक तो आता ही आता रहता है। सो ऐसे ये मूव करता रहता है। क्या हो अगर मार्केट मूव करे और वॉलेटिलिटी करे, ज़्यादा रिजेक्शन न ले और ऊपर मूव करे और भागता चला जाए, ऐसा होता है मार्केट में। देखो, ये जो रिजेक्शन होता है वो ये शो करता है कि मार्केट में क्या हुआ है कि ये जो प्लेयर आए थे इसमें से कुछ लोगों ने एग्जिट किया और न्यू बायर को एक एंट्री पॉइंट मिला। ठीक है, सो मार्केट ऊपर गई, फिर न्यू बायर को एंट्री पॉइंट मिला, फिर मार्केट ऊपर गई, और प्रॉफिट बुकिंग भी साथ साथ चल रही है, प्रॉफिट बुकिंग भी साथ साथ चल रही है। क्योंकि देखो बायर कैसे रन करते हैं अपने पैसे को, यहाँ पे क्या करेंगे बायर, मान लिया किसी इंस्टीट्यूशन ने 1000 करोड़ लगाया, एक बड़ा मूव आता है तो मतलब पैसा बड़ा ही लगता है, तो वो सिंपली क्या करेगा, चांसेस है कि वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करेगा,
या ये भी हो सकता है कि इस 1000 करोड़ में हज़ारों तरीके के ट्रेडर हो, मल्टीपल ट्रेडर हो। अब जैसे कुछ ट्रेडर हैं जो यहाँ बुक करना पसंद करेंगे, कुछ यहाँ बुक करना पसंद करेंगे, कुछ कोशिश करेंगे कि इस जगह पे मैं 50% निकाल लूँ, बाकी 50% रन कर दूँ। मतलब मार्केट में जितने ट्रेडर हैं उनके अलग अलग माइंडसेट हैं, वो अलग अलग तरीके से ट्रेड करते हैं। लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म होती है मार्केट में कि जब भी मार्केट मूव करता है, अगर रिजेक्शन लेके मूव करता है तो वो मूव सस्टेन करता है मार्केट में। अगर मार्केट बिना रिजेक्शन के फास्टली मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें प्रॉफिट बुकिंग बाकी है। जब प्रॉफिट बुकिंग बाकी रहती है तो बायर देखो जो भी यहाँ पे एंट्री किए हैं उनको एक जोन में एग्जिट होना है, उनको प्रॉफिट बुकिंग करनी ही करनी है, ठीक है। सो उनको एक जोन चाहिए प्रॉफिट बुकिंग का। दूसरा क्या होता है कि देखो जब मार्केट बिना करेक्शन के मूव करती है तो जाहिर सी बात है कि उस मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है, और कोई भी बिना प्रॉफिट बुकिंग के ट्रेड लेना पसंद नहीं करता। जैसे आप अपनी ही अगर बात करोगे तो आप ट्रेड लेना कैसे पसंद करते हो कि मार्केट में मैंने एंट्री लिया, इस जगह पे मैं एग्जिट करूंगा तभी ना मेरा प्रॉफिट होगा। अगर मैंने एग्जिट नहीं किया है तो समझो कि वो मेरा प्रॉफिट है नहीं। कैसे हम समझेंगे कि ये जो बढ़ता हुआ मूव होता है ये कहाँ पे डाउन हो रहा है, ये जो बायर यहाँ से पैसा लगाए थे कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे या कहाँ पे डर के निकलना पसंद करेंगे। मार्केट में दो तरीके से लोग एग्जिट करते हैं। पहला, किसी जोन में अगर मान लिया यहाँ तक का टारगेट हो और यहाँ मार्केट आ गया है तो वो प्रॉफिट बुक करते हैं। दूसरा, अगर उनको दिखता है कि सेलर यहाँ से ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं तो वो इधर कहीं या इधर कहीं जहाँ भी उनका मन होता है वो एग्जिट करना पसंद करते हैं। मतलब एक है कि टारगेट आ गया तो निकलते हैं, दूसरा ये है कि लग रहा है कि सेलिंग ज़्यादा हो रही है, सेलर ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं तो वो एसएल या तो टाइमली दे के निकलते हैं या फिर जो छोटा मोटा प्रॉफिट या जो भी प्रॉफिट मार्केट में उनको मिल रहा होता है उसको लेके वो निकलना पसंद करते हैं, ठीक है। एक एग्जिट होने लगता है, दूसरा बढ़ने लगता है, बढ़ तो आती है मार्केट में सेलिंग। चलिए अब इसको चार्ट पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर इस चार्ट को आप गौर से देखें तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। क्या समझ में आएगा भाई? ये समझ में आएगा कि किसी एक जोन से मार्केट में मूव हुआ, ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर से और ऊपर गया, वो भी ठीक है, मार्केट और ज़्यादा ऊपर गया। लेकिन अगर इस पूरे मूव को आप देखोगे, इस पूरे मूव को, तो कोई ढंग का करेक्शन आपको दिखेगा नहीं। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बट ये दिख रहा है कि ये देखो ये जो बाइंग आई थी उसके कंपैरिजन में बहुत कम प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक। और ये जो मूव यहाँ तक आया है कोई ना कोई यहाँ से यहाँ तक रन करके ला ही रहा होता है। तो एक तो ये है कि वो प्रॉफिट बुक करेगा, और दूसरा इस जोन में जो सेलर है उसको ये दिखता है कि इतना बड़ा मूव आया है तो वो कहीं ना कहीं बिग प्लेयर कब पैसा लगाता है? जब उसको लिक्विडिटी ज़्यादा दिखती है, मोमेंटम ज़्यादा दिखता है, तो वो चाहता है कि इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया जाए, इसलिए फिर वहाँ वो पैसा लगाना पसंद करता है। पहले अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखूँ तो हमें यहाँ पे क्या दिखता है कि मार्केट में अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे कोई ढंग का करेक्शन नहीं है, क्योंकि करेक्शन कम से कम 50% तक होता है, मतलब 0.5 तक होता है, ठीक है। बट यहाँ देखा जाए तो यहीं से मार्केट उठा लिया गया, मतलब ढंग की प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है, बेस पे ही नहीं हुई है। और आगे फिर मार्केट और आगे देखो ना, आगे ज़रा सा करेक्शन लेता हुआ मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग पेंडिंग है। जब एक प्रॉफिट बुकिंग पेंडिंग रहती है ना तो प्रॉफिट पक्का बुक होगा ही होगा, जब भी हो वो ज़रूर बुक होगा, इतना समझ लो। सबसे पहले यहाँ से हम यूज़ करते हैं इस बिग मूव को देखने के लिए एक ट्रेंड लाइन, ओके, जो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ होती है, ठीक है। अगर पूरा मूव हम देखेंगे तो एक अच्छा मूव आया, देखो मूव आ गया 686 यानी लगभग 700 पॉइंट निफ्टी ने मूव किया है, विच इज़ अ गुड मोमेंटम इन निफ्टी। अब उसके बाद क्या हो रहा है, जहाँ भी आप देखोगे इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है। सबसे पहले यहाँ टकराया, ऊपर गया, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के जब हम ड्रॉ करते हैं तो एक ट्रेंड लाइन दिखती है। जब भी मार्केट इस पर टकरा रहा है, ऊपर जा रहा है, टकरा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को, इतनी बड़ी ट्रेंड लाइन जो 700 का एक मूव करवाई है, छोटी ट्रेंड लाइन में बड़ी मूव आपको कैप्चर कभी नहीं होगा, इतना समझिए।
जितना बड़ा मोमेंटम होगा, अगर बिना करेक्शन के मोमेंटम हुआ है तो मार्केट में सेलर उस जोन तक लाने की कोशिश करेंगे और बायर हटने की कोशिश करेंगे और प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। सो वो मूव बड़ा होगा। इसलिए मार्केट अगर ऊपर जा रही है, जाने दो, करेक्शन पक्का लेगी। फिर उस करेक्शन में ट्राई करो कि आपके पास क्या टूल है, क्या कंफर्मेशन मिल रहा है, आप कैसे उस मूव को पकड़ सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से देखूँ तो देखो, ट्रेंड लाइन जब ब्रेकडाउन होता है तो ये देखो, ये एक अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है जो हमें ये दिखा रही है, टेम्पररी हो या परमानेंट हो, जो भी हो, ये एक अप ट्रेंड ऊपर की तरफ जाती हुई ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है। ट्रेंड लाइन दो तरीके होती है, एक डाउन ट्रेंड की, एक अप ट्रेंड की। सो यहाँ पे जब आप ट्रेंड लाइन को देखोगे इस तरीके से एग्जैक्टली अगर ड्रॉ करें तो थोड़ा ऐसा कुछ दिखेगा हमें। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो ट्रेंड लाइन जैसे ही टूटती है ना, लोगों को लगता है कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, जो पूरी तरीके से गलत है। मार्केट ऐसे वर्क नहीं करती है। मार्केट सिंपली सेलिंग में भी यही करेगी, बाइंग में भी यही करेगी। जब मार्केट में एक ब्रेकडाउन होता है, देन उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखेंगे और देखेंगे कि सेलिंग दिख रही है, 3-4 रेड कैंडल बन गई है, इस जोन में सेल करने पसंद करेंगे और मार्केट उन सब का पहले एसएल लेगी। इसीलिए तो कहते हैं मार्केट मेरा एसएल लेके मेरे ही डायरेक्शन में क्यों जाती है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। भाई ये मार्केट का नॉर्मल प्रोसीजर है, कहीं भी मूव करने से पहले, कहीं भी जाने से पहले सबसे पहले वो एग्जिट करवाएगी। किसको एग्जिट करवाएगी? जो उस मूव में बैठे हैं, क्योंकि मार्केट सबको पैसा देना चाहती नहीं। सो आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे देखो, इसको ना एक रिवर्सल लेने दो वापस। जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे ये देख रहे हो कुछ कैंडल्स का ब्रेकडाउन हुआ, आप इस जोन को ड्रॉ कर लो। ठीक है। आप इस जोन को ड्रॉ कर लो एग्जैक्टली और इस जोन को एग्जैक्टली इस तरीके से मार्क करके रख दो। अब जब मार्केट इस जोन को तोड़ती है, तोड़ने दो, नीचे जा रही है जाने दो, वापस रिवर्स जब होती है देन वो आपका सेलिंग एरिया बनता है और इसी जोन के ऊपर आप अपना एसएल रख सकते हो। सो आपके लिए एक छोटा एसएल बनता है। अगर इधर लोगे और इधर नेगेटिव दिखेगा तो आप एग्जिट हो जाओगे और आपका एसएल भी बड़ा हो जाएगा। ट्रेड में एसएल को छोटा करना फर्स्ट टारगेट होता है, टारगेट बाद में होता है कि हमें एग्जिट कहाँ पे करना है। पहले आप एसएल तो छोटा प्लान करें। सो ट्रेड में यहाँ पे देखा जाए तो ये जोन जो मैंने ड्रॉ किया है, इसके जस्ट ऊपर हमारा एक छोटा सा एसएल यहाँ पे प्लान होता है। देन उसके बाद आता है मार्केट में बिग मूव। अब बात सारी ये आती है कि हम टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे। देखो, जिस बेस पे हम ट्रेड लेते हैं उसी बेस पे हम अपना टारगेट डिसाइड करते हैं। पहले ट्रेंड लाइन जहाँ जहाँ टच करती है उसको आप इस तरीके से मार्क करो। अब यहाँ पे एक सवाल और आएगा कि भाई ये जो है, अगर BTST 1 से 2 दिन लगाए ना, 1 से 2 दिन 3 दिन कभी कभी ये ट्रेड लगा देता है। आप देखो, जो जो ट्रेंड लाइन को टच की थी बस उतने ही टारगेट मार्केट ने एग्जैक्टली हिट किए हैं, उतने ही टारगेट हिट किए हैं। ठीक है। और उस टारगेट को देखा जाए तो मार्केट में देखो, उसको एक रेजिस्टेंस बना के मार्केट डाउन की तरफ जाती हुई आपको दिख रही है। यहाँ भी देखोगे तो एक रेजिस्टेंस जैसा फॉर्म बनता हुआ यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो आप जहाँ भी एग्जिट करो, ये आपके टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4। अब बात सारी ये आती है कि मान लिया किसी को यहाँ या यहाँ तक टारगेट लाना है। कई बार मार्केट अगर ऐसा कर दे कि इस जोन से यहाँ लाए और ऐसे घुमा दे, तब आप क्या करोगे? देखो, जब भी मैंने बिग मूव में एक चीज़ देखी है, देखो बिग मूव तो ठीक है, लेकिन अगर मूव फेलियर होता है तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कैपिटल। हमने इतनी मेहनत की है, हम खाली हाथ रहेंगे तो हमारा काम चलेगा नहीं। ठीक है। सो हमारे लिए सिंपल काम क्या है, और इसमें प्रीमियम कौन सा लेंगे वो भी बता दूंगी मैं। देखो, ये तो टारगेट बहुत छोटा है भाई। अगर मैंने इस बिग मूव को एनालाइज किया तो ये टारगेट बहुत छोटा, तो जो सेकंड टारगेट है वहाँ पे कम से कम आप अपना 50% बुक कर लें। ठीक है। अब 50% बुक करने के बाद क्या होगा, लेट्स से मार्केट अगर यहाँ से यहाँ रन भी करती है, आप खाली नहीं हो, इधर आएगा कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाओगे आप, मतलब आपके पास कुछ आ चुका है। और अगर मार्केट इधर जाती है जैसा कि गई,
मैंने ये कहा कि कभी अगर घूमती है तो आप खाली नहीं हो, आपके पास 50% बुक है, और अगर इधर रन करती है तो भी आपका मिस नहीं होता है वो मूव, आप मूव कैप्चर कर पाते हो। बिग मूव में मैं पहले एक गलती करती थी कि मैंने सारा मतलब टारगेट तक होल्ड करना है, उस चक्कर में कई बार क्या होता था कि मेरे हाथ से जो प्रॉफिट दिख रहा होता था वो भी चला जाता था। ठीक है, 100% ना सही, 50% तो मेरे हाथ में आए, क्योंकि कैपिटल सेफ नहीं होगा तो स्ट्रैटेजी कई बार फेलियर जब हो जाता है ना तो कैपिटल गायब हो जाता है हाथ से। हमारा टारगेट कैपिटल को बचाना और बढ़ाना होना चाहिए, उसी के लिए तो हमें सारी स्ट्रैटेजी, सारे रूल्स, सारी चीज़ें यूज़ करते रहते हैं ना। सो सिंपली आपका ये टारगेट ठीक ठाक होता है, यहाँ कम से कम 50% आप बुक कर लें, बाकी का 50% रन करने दें। आप चाहो तो यहाँ तक भी बुक कर सकते हो कई बार, क्योंकि ट्रेंड लाइन मैं बताती हूँ, मुझे अगर इस टारगेट में बुक करना है, मैं यहाँ पे अपना 100% बुक कर लेती हूँ, यहाँ तक मैं नहीं लाती, क्योंकि मेनी टाइम्स मैंने ये भी देखा है कि मार्केट इसी जोन से घूम जाती है। तो यहाँ तक का टारगेट में ऑसम टारगेट है, आपको मैं उसमें दिखाती हूँ वहाँ पे कि एग्जैक्टली एसएल एंड टारगेट कितना बन रहा है। अगर यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके से एक यहाँ पे एसएल बना, ओके, एंड देन फर्स्ट टारगेट का कंपेयर मैं अगर यहाँ पे करूँ तो 42 पॉइंट के अगेंस्ट में 222 यानी लगभग 200 प्लस पॉइंट का आपको एक मूव मिला, ठीक है, 50% में, एंड देन 100% शुड बी हियर, यहाँ 484 500 लगभग, समझ रहे हो, तो बहुत औसम टारगेट है। आप यहाँ अपना 100% बुक कर लो। मेनी टाइम्स यहाँ से मार्केट घूम जाता है, इस बेस को मैं हमेशा छोड़ देती हूँ, इस बेस तक मैं कभी भी अपना टारगेट लेके नहीं आती, क्योंकि यहाँ से घुमा दिया ना तो जो प्रॉफिट दिख रहा है ना वो चला जाता है। और निफ्टी में 400 500 का मूव बहुत औसम मूव होता है, कम नहीं होता, ठीक है। सो यहाँ तक अगर कोई लेके आए तो टोटल मूव देखो ना कितना हुआ है, 649, 650 का, और 650 में से अगर 480 का मूव हमें दिख रहा है तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। सो आप ना ये वाला टारगेट हमेशा छोड़ दिया करो, ये बहुत बार अचीव नहीं होगा, मार्केट ना एक कदम आगे है, इसीलिए 50% के लिए ये लास्ट टारगेट है जिसमें हम 100% निकालेंगे। अब आती है बारी कि हम इसमें प्रीमियम कैसे सेलेक्ट करेंगे भाई, क्योंकि देखा जाए तो 2-3 दिन का ये मूव हो जाता है, कभी 2 दिन होता है, कभी 3 दिन भी लगा लेता है। और एक बात और समझो, इसको चढ़ने में 4 से 5 दिन लग गया, यहाँ से यहाँ जाने में 4 से 5 दिन, और गिरने में यहाँ 1 दिन, और यहाँ देखा जाए तो ये हो गया पहला दिन और ये दूसरा दिन। मतलब जिस चीज़ को चढ़ने में ये मार्केट 4 से 5 दिन लगाई, यानी अगर कोई बायर इस मूव में 4-5 दिन होल्ड भी करता है तो भी वो कमाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाएगा, लेकिन वो एक चीज़ फेस करेगा विच इज़ प्रीमियम डिके, प्रीमियम डिके उसको फेस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मूव 2 दिन के अंदर में हुआ है फास्टली, यानी प्रीमियम फास्टली ग्रो होता है, इसीलिए हमें सेलर जोन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जिस दूरी को तय करने में मार्केट 4-5 दिन लगाती है वो 2 दिन यानी 50% कम टाइम वो हमारे लिए ज़रूरी होता है। सो दैट्स द थिंग, इसीलिए सेलिंग वाला जोन अगर मिल जाए तो उसे ट्रेड पक्का करना चाहिए। एज़ यू नो, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मार्केट में सेलर के पास ज़्यादा पैसा है, सो वो जहाँ चाहेंगे वहाँ मार्केट को लेके जाएंगे, वही वाला प्रोसीजर है। अब बात सारी ये आती है कि अगर मान लिया कभी ये 2 दिन लगाए या मान लिया 3 दिन भी लगाता है, डजेंट मैटर, 2 से 3 दिन लेके चलो, जब ऐसा मूव मार्केट में हो रहा होता है, दिस वन इज़ आवर टारगेट, इसको मैं हटा देती हूँ, ये हमारा टारगेट है नहीं एग्जैक्टली, मेरा फाइनल टारगेट वहीं तक रहता है, इसको मैं नहीं लेती हूँ, इस यहाँ तक फाइनल रहता है, जो देखा जाए तो 400-500 का एक मूव होता है। सो अभी क्या होता है कि इसमें प्रीमियम कैसे सेलेक्ट करेंगे। देखो प्रीमियम का सिंपल सा प्रोसीजर है, अगर बगल में एक्सपायरी है तो उस प्रीमियम को छोड़ दो। लेट से ये मंडे है और ये ट्यूसडे है, मत करो इसको ट्रेड, क्योंकि अगर ट्यूसडे को वॉलेटिलिटी करके वेंसडे को मूव दिया तब अब क्या करोगे, ठीक है। अगर ये मूव मंडे है तो आप ना नेक्स्ट ट्यूसडे वाला प्रीमियम उठा लो, आपको डिके कम पड़ेगा। अगर वो एक्सपायरी की वजह से वॉलेटिलिटी, एज यू नो एक्सपायरी कभी कभी क्या करता है कि मूव डिले कर देता है, मतलब एक्सपायरी में वॉलेटिलिटी कर देगा और मूव होना है वो अगले दिन कर देगा, या तो गैप अप या गैप डाउन करके कर देगा, या तो इंट्रा में कर देगा, लेकिन उस मूव को नेक्स्ट डे लेके जाएगा ताकि एक्सपायरी में सब अपना पैसा गवाएं। सो एक्सपायरी देखा जाए तो कुछ ऐसा करता है, इसीलिए एक्सपायरी पे इतना भरोसा मत करो, ठीक है। सो इसीलिए अगर ये मंडे है तो आपका प्रीमियम जो है निफ्टी के अनुसार बता रही हो, आप सब में समझ सकते हो, आप ना इसको नेक्स्ट ट्यूसडे वाला उठाओ।
अगर ये वेंसडे है तो अभी जो आने वाला ट्यूसडे होता है वो वाला प्रीमियम ले सकते हैं इस तरीके से। एक्सपायरी अगर बगल में आ रहा है तो उस प्रीमियम को एक हफ्ते बाद वाला ले लो। हो सकता है समटाइम्स आपको प्रॉफिट ऊपर नीचे करता हुआ मिले, क्योंकि एक्सपायरी जो पास में रहता है वो प्रीमियम ज़्यादा भागता है, लेकिन नो डाउट वो गिरता भी है ना। अगर यहाँ रुक गया तो गया ना। सो हम हमारा टारगेट सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता है ना, एसएल बचाना भी होता है। इसीलिए प्रीमियम को ऐसे लेके चलोगे तो इस तरीके के ट्रेड में आप रह पाओगे और टिक पाओगे, अदरवाइज मुश्किल होती है। सो दैट्स द थिंग। इतना समझ लो, बिग मूव पकड़ना नहीं सीखोगे तो आप हो बायर। बायर के पास होता है कम कैपिटल, और बायर अगर सिर्फ स्कैल्पिंग करता रह जाएगा तो वो ब्रोकरेज देता रहेगा और थोड़ा बहुत कमाता रहेगा, उसी में खुश रहेगा, उसको लगेगा कि बहुत कमा लिया। बिग मूव ही आपके पैसे को बढ़ाता है, ग्रो कराता है। एक एक बिग मूव मुझे, मतलब जब मैंने इसको करना शुरू किया था तो ऐसा हुआ था कि एक मूव मुझे ऐसा मिला था कि जिसमें मुझे 2-3 महीने का लॉस मेरा एक मूव में कवर हो गया था, इतना बढ़िया हो गया था। सो तब से मैंने मूव, ऐसा नहीं कि मैं स्कैल्पिंग नहीं करती हूँ। जब मुझे लगता है कि मार्केट कुछ करने लायक नहीं है तो स्कैल्पिंग कर लिया, जब मार्केट नहीं समझ आ रहा तो स्कैल्पिंग कर लिया, लेकिन जब मूव समझ में आ रहा है तो उसको लिया और उसको होल्ड किया। दैट्स द थिंग। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।